बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी BG11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने शुरू किया था BG10 में, उसका पार्ट 2 है BG11 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। वहाँ हमने बात कहाँ ख़त्म की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों इस्तेमाल नहीं होता, और फिर हमने रिपीटेड एक्शंस की बात की थी और एक वादा किया था कि सवाल जो सामने आया था वो उसका जवाब देना है। सिचुएशन ये थी कि हमने कहा था कि जनाब टाइम जो है प्रेजेंट वही तो डेफिनेट नहीं है। अब रिपीटेड एक्शंस में जब हमने कहा था कि यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिट, हॉबी, रूटीन, फीलिंग, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है, तो सवाल ये था कि सर फिर इसको इनडेफिनिट तो कह रहे हैं हम, क्योंकि एट प्रेजेंट तो एक्शन नहीं हो रहा मगर रिपीटेडली होता रहता है, तो ठीक है इनडेफिनिट कह देते हैं हम। लेकिन ये प्रेजेंट इनडेफिनिट क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इनडेफिनिट कहना चाहिए। जब हमने कहा था द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइट नाउ द सन इज़ नॉट राइजिंग। इस वक्त तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और द सन इज़ नॉट राइजिंग राइट नाउ, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो मैंने ये कहा था कि भाई एक्शन इस वक्त नहीं हो रहा मगर अपने वक्त पर होता है। कल भी हुआ था, आज सुबह भी हुआ था, रात में कल कल सुबह भी होगा ये एक्शन। द सन विल राइज टुमारो इंशाल्लाह। द सन रोज येस्टरडे। ये एक्शन रोज़ाना होता है, इस वक्त नहीं हो रहा जिस टाइम को हम प्रेजेंट कह रहे हैं। तो हमने इस बुनियाद पर कहा था कि ये इनडेफिनिट है। मगर प्रेजेंट क्यों कह रहे हैं? तो मेरी एक बात याद रखिए, एक्शन प्रेजेंट में नहीं हो रहा, लेकिन रूटीन तो ये इस वक्त भी है, हैबिट तो ये इस वक्त भी है, यूनिवर्सल फैक्ट तो ये इस वक्त भी है। मैंने ये तो नहीं कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल फैक्ट था, ये यूनिवर्सल फैक्ट अभी भी है, यूनिवर्सल फैक्ट है। मैंने कहा आई स्पीक द ट्रुथ, दिस इज़ माई हैबिट, दिस इज़ माई हैबिट। मैंने ये नहीं कहा दिस वॉज माई हैबिट। तो प्रेजेंट तो हैबिट प्रेजेंट में है, एक्शन प्रेजेंट में नहीं है। शी गोज़ टू स्कूल बाय बस, दिस इज़ हर रूटीन। रूटीन तो उसका अभी भी है, एट प्रेजेंट उसका यही रूटीन है, एक्शन एट प्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से प्रेजेंट कहना हमारी मजबूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहे हैं इसको। इसका सेकंड पार्ट हम जो लेकर आए हैं वो सवाल था कि सर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगता। तो हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगता, मैंने बताया था कि टाइम डेफिनेट नहीं है और टाइम को शो करता है हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने ही एक सवाल उठाया था कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाते हैं? क्या टाइम डेफिनेट हो जाता है? उसका जवाब दे रहा हूँ मैं अभी, देखिएगा। सेंटेंस है ही या दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम में फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे कहा कि इसका नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव क्या बनेगा? दे नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। आप कहेंगे सर ये गलत है। जी हाँ, 100% गलत है। मुझे यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा, डू। तो अब ये नेगेटिव बन जाएगा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब अगर पूछा जाए कि डू क्यों आया, तो जवाब आता है जब नेगेटिव बनाना होता है तो नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल डू है, डू डज आता है इसमें। नहीं भाई, जवाब ये नहीं है। ये क्यों आया है, सवाल ये है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरा सवाल सुनिएगा। ये नॉट है क्या? फिर वही बात आई जो प्रीवियस लेक्चर में थी, पार्सिंग कर लीजिए इसकी।
ठीक है ना। तो आप कहेंगे दे क्या है, प्रोनाउन, डू क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या है, वर्ब, एक्शन वर्ब, फुटबॉल क्या है, नाउन, इन क्या है, प्रपोजिशन, दी क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो मैं कहूँगा दी क्या है, एडजेक्टिव, इवनिंग क्या है, नाउन। अब सवाल ये है कि ये नॉट क्या है, ये मैंने छोड़ दिया, नॉट क्या है। तो नॉट क्या होता है, इसको समझाना यहाँ पर ज़रूरी है। नॉट क्या होता है, देखिए मैं जवाब देने जा रहा हूँ। जवाब देने के लिए मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। नो, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब देखिएगा, यहां 3 वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी मीनिंग सेम है। ये वाला नो, ये नॉट, और ये वाला नो। मैंने इसके बारे में सवाल किया था, मगर सवाल तीनों के बारे में अब कर रहा हूं। डिफरेंस क्या है इनमें, क्या ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं? उर्दू में तो मीनिंग सेम है, नहीं नहीं नहीं, मगर नहीं, तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। तीनों के अंदर फ़र्क है, तीनों के मीनिंग्स में फ़र्क है, तीनों वर्ड्स अलग अलग है। अब पार्सिंग कीजिए ज़रा। तो पहला, ये नो क्या है, ऑप्शन आपके पास वही 8 हैं, वर्ड क्लासेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नवा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको। आपने पहचानना है कि ये नो क्या है, ये नॉट क्या है, ये वाला नो क्या है। तो अब मैं बताता हूं आपको। ये नो जो कॉमा के साथ है, दरअसल इंटरजेक्शन है, वीक इंटरजेक्शन। देखिए, इंटरजेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे हुर्रा या हुर्रे, अलास, एलेक, वाव, और इस तरह के दूसरे। जैसे एक वर्ड है, इस्तेमाल होता है पूह। ये बेटा वर्ड नहीं है, पूह। मैं फ़र्ज़ कीजिए आपकी किसी बात पर आपका मजाक उड़ाना चाहता हूँ, ऐसे जाहिर करना चाहता हूँ कि मुझे हंसी तो बहुत आ रही है मगर रुक नहीं रही हंसी, तो फिर मैं ऐसे हंसता हूँ। तो ये वाली जो हंसी है, ये वर्ड नहीं है, ठीक है ना। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स नहीं होते, एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा खैर, अब आपको शायद हंसी आई हो इस पर, लेकिन हकीकत तो यही है। और जो वीक इंटरजेक्शंस हैं उनके साथ कॉमा आता है, जैसे ओ, आ, या वाई। अब ये वाई के साथ कॉमा, याद रखिए, अगर वाई के साथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन है तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न है और उसके मीनिंग है क्यों। लेकिन वाई के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, यहाँ पर कॉमा है। इट मीन्स ये वीक इंटरजेक्शन है। और इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग है अरे भाई, अरे वाह, ये मीनिंग है इसके। जैसे मैं यूँ कहूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इन द प्ले द काउंट्स रिवेंज रिटन बाय J.H. Walsh, on page number 11
last line, the Count of Monte Cristo, the heroic character, asks a question to Albert. What are your plans for the future? And Albert replies on page number 12. First line, Albert replies, what are my plans? Why, my first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. अब समझ में आया ये भाई? काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने पूछा था भाई तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और एल्बर्ट ने कहा मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अरे भाई मेरा पहला प्लान तो अपने दुश्मन को तलाश करना है और खानदान की इज्जत का इंतकाम लेना है. इन द सेम मैनर ऑस्कर वाइल्ड, द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, द डिवोटेड फ्रेंड, उसमें लिखा है, when the Miller talks about his own views about friendship, his wife says, why, what a good heart you have. अब यहाँ वाई का मतलब क्यों निकाल के देखिए ज़रा. नहीं, यहाँ भी वाई के साथ कॉमा है. वाई के साथ कॉमा क्यों है? क्योंकि इस वाई का भी वही मतलब है, अरे भाई आप कितने नेक दिल इंसान हैं. बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपसे कहूँ वाई, वेयर आर यू ऑफ टू, अरे भाई तुम किधर जा रहे हो, तुम कहाँ चल दिए. तो अब ये वाई कॉमा के साथ है. ये इसी तरह से नो या यस जब आप रिप्लाई करते हैं किसी बात का तो ये वीक इंटरजेक्शन होता है, इसके बाद भी कॉमा लाजमी है. तो ये वाला नो जिसके बाद कॉमा है ये वीक इंटरजेक्शन है, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन ऑफ एफर्मेशन या एक्सप्रेशन ऑफ नेगेशन है. ये नॉट वर्ब के साथ आ रहा है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन. 6 क्लास के बच्चों को यूं बताया जाता है नो और नॉट में फ़र्क बताइए, इस नो में और इस नॉट में. तो कहते हैं नो कम्स बिफोर नाउन, नॉट कम्स बिफोर वर्ब. छोटे बच्चे होते हैं इसलिए आसानी से समझा, लेकिन एक्चुअली मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पेश कर रहा हूँ आपके सामने. नो कम्स फॉर अ वर्ब, नो कम्स फॉर अ नाउन, नॉट कम्स फॉर अ वर्ब. नो कम्स फॉर अ नाउन, नॉट कम्स फॉर अ वर्ब. तो नॉट वर्ब को डिफाइन करने के लिए आया, नो नाउन को डिफाइन करने के लिए आया. यहां ये नॉट इस एक्शन की नेगेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये एडवर्ब हुआ. और यहां ये नो इस नाउन की क्वांटिटी शो कर रहा है, 0 क्वांटिफायर है, एडजेक्टिव है. तो क्लियर कर लीजिए, ये वाला नॉट एडवर्ब है, ये वाला नो एडजेक्टिव है, ये वाला नो जो कॉमा के साथ है वीक इंटरजेक्शन है. तीनों क्लियर हो गए आज? उम्मीद है समझ में आ गया होगा. अब मेरा सवाल सुनिएगा भाई, सवाल सुनिएगा. ये मिटा दूं? हाँ देखिएगा, अब सवाल बड़ा दिलचस्प है भाई. अब मैं मज़ीद पार्सिंग कर रहा हूँ. ये दे प्रोनाउन था, मैं कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इस पर ही तो काम हो रहा है. इन द इवनिंग, प्रपोजिशन एडजेक्टिव नाउन तीनों ने मिलकर बनाया है एक एडवर्ब फ्रेज, ठीक है. अब सुने, ये वर्ब है एक्शन वर्ब और ये है एडवर्ब फ्रेज. अगर फर्ज कीजिए, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं लगा रहा, अब लगाने की वजह सामने आएगी. फर्ज कीजिए मैं यहाँ से ये एडवर्ब फ्रेज हटा दूँ तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. दे, देखिए ना, यहाँ से ये ऊपर वाले में से, अभी इसमें इसको नहीं छेड़ रहे हैं, ऊपर वाले में से. इन द इवनिंग एडवर्ब था, मैंने हटा लिया, अब क्या रह गया, दे प्ले फुटबॉल. दे प्ले फुटबॉल, सेंटेंस अब भी कंप्लीट है, ठीक है ना. एडवर्ब के बगैर वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक बात सोच के बताइएगा, अगर मैं यहां से वर्ब हटा लूं तो आप एडवर्ब अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते. जब तक वर्ब ना देख लें आप एडवर्ब डिसाइड नहीं कर सकते.
मैंने यहाँ फर्ज कीजिए वर्ब सोच रखा है सेल, SELL सेल, तो आप वहाँ इवनिंग, इन द इवनिंग, या मैंने यहाँ कुछ और लगा रखा है, वर्ब कुछ और सोच रखा है, तो फिर इन द इवनिंग नहीं चलेगा वहाँ। आप पहले एडवर्ब नहीं लगाते, पहले वर्ब देखते हैं फिर एडवर्ब डिसाइड करते हैं। तो एडवर्ब के बगैर वर्ब आ सकता है, वर्ब के बगैर एडवर्ब नहीं आ सकता। ये बात समझ में आई है? वर्ब के बगैर एडवर्ब नहीं आ सकता। अब मैंने अभी कहा ये नॉट क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। भाई इसका वर्ब कहाँ है? ये एडवर्ब है, इसका वर्ब ये रहा, ये एडवर्ब इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ये एडवर्ब है, आपने ऐड किया है, तो इसका वर्ब भी आप ही ऐड करेंगे। कौन सा वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब तो एक ही होता है भाई, दो तो नहीं हो सकते, तो फिर हेल्पिंग वर्ब ही रह गया। अब आप कहेंगे ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं? डू, डज, डिड, शैल, विल, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये बताया था मैंने बेसिक फैक्ट्स में। अब सोचिएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है? डू, और डू का सिंगुलर डज, दे प्लूरल है, डू आ जाएगा। तो डू इसलिए आया कि नॉट एडवर्ब है, हमें एक वर्ब चाहिए। मिसाल देता हूं, दीवार पर पेंटिंग लटकानी है, क्या तलाश करेंगे? कील, नेल, कील तलाश करेंगे। जहां कील नज़र आ जाएगी वहां पेंटिंग लटका देंगे, और अगर कील ना हुई तो ठोकेंगे, कील ठोकेंगे। यहां हमें सेंटेंस में ये एडवर्ब ऐड करना है, नॉट, मगर एडवर्ब बगैर वर्ब के कैसे करेंगे ऐड? तो वर्ब तो लाइए, बस ये पेंटिंग है, ये कील है जो हमने ठोकी है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी मजबूरी है, हमें ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन ऐड करना था, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होता है, तो हम उसका फ़ायदा उठ, भाई कील ऑलरेडी मौजूद है तो हम पेंटिंग लटका देंगे, हम ठोकेंगे थोड़ी कील। तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होता है, तो हमें फिर अपने पास से कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करना पड़ता, हम नॉट आसानी से लगा देते हैं वहाँ पे। तो ये रीज़न था जनाब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का। सिचुएशन अब भी इंडेफिनिट ही है, डेफिनिट नहीं हुई, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैंने रीजनिंग की है इसकी, हेल्पिंग वर्ब की। पार्ट 2 में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। पार्ट 3 में अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने BG12 में पार्ट 3, और पार्ट 3 में इंस्टेंटेनियस एक्शंस, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। शाद रहें, आबाद रहें।